उसके अलावा फोटोफोबिया हो सकता है, ठीक है, फीचर्स में, मेनिंजाइटिस की फीचर्स में। बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, कौन कौन से बैक्टीरियाज हैं और किस किस एज में कॉज करते हैं, ठीक है। न्यूनेट्स के अंदर ग्राम नेगेटिव बेसिलाई, ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस। ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मेनिंजाइटिस इन केस ऑफ न्यूनेट्स, ठीक है। उसके बाद इकोलाई आ जाता है, ठीक है। इकोलाई के बाद आ जाएगा लिस्टीरिया मोनोसाइटोजन, सबसे कॉमन कौन सा है, ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस, उसके बाद ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में इकोलाई, उसके बाद लिस्टीरिया मोनोसाइटोजन। प्री स्कूल चाइल्ड में कौन कौन से बैक्टीरिया हैं जो कि कॉज करवा सकते हैं, मेनिंजाइटिस कॉज करवा सकते हैं, एच इन्फ्लुएंजा, नाइजेरिया मेनिंजाइटिस, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी एंड माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। प्री स्कूल एज यानी कि 1 मंथ टू 6 ईयर, इस एज के अंदर जो बैक्टीरिया मेनिंजाइटिस कॉज करवा सकते हैं वो एच इन्फ्लुएंजा, नाइजेरिया मेनिंजाइटिस, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ओल्डर चाइल्ड एंड अडल्ट्स, ओल्डर चाइल्ड एंड अडल्ट्स में कौन से बैक्टीरिया ज़्यादा कॉमन होंगे, नाइजेरिया मेनिंजाइटिस सबसे कॉमन है, उसके बाद स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, लिस्टीरिया मोनोसाइटोजन। लिस्टीरिया मोनोसाइटोजन के बारे में एक चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है कि ये एक्सट्रीम एजेस में मेनिंजाइटिस काज करवाता है, यानी कि जो न्यूनेट्स होंगे, ठीक है, न्यूबॉर्न होंगे, उनके अंदर काज करवा सकता है, या जो एल्डरली होंगे एक्सट्रीम एजेस, यानी कि या तो बच्चे में, न्यूनेट्स में, ठीक है, या फिर जो बहुत ज़्यादा जिनकी एज मोर देन 60-70 होगी, उनके अंदर ये मेनिंजाइटिस काज करवा सकता है। उसके बाद माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड के अंदर काज करवा सकता है, स्टैफोरियस हो सकता है, स्टैफोरियस मेनिंजाइटिस काज करवा सकता है, एच इन्फ्लुएंजा मेनिंजाइटिस काज करवा सकता है। ये बैक्टीरिया की हम बात कर सकते हैं कि कौन कौन से बैक्टीरिया मेनिंजाइटिस काज करवा सकते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एज आप लोगों को आइडिया होना चाहिए कि कौन कौन से बैक्टीरिया होते हैं। सिम्टम्स, हेडेक होगी, वॉमिटिंग, फीवर, पेन एंड स्टिफनेस, यानी कि नेक स्टिफनेस इसको आपको मिलेगी, ठीक है। मस्कुलर रिजिडिटी मिलेगी, ऑल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, पेशेंट का जो कॉन्शियस लेवल होगा वो ऑल्टर हो जाएगा, यानी कि वो पेशेंट फुल्ली कॉन्शियस नहीं होगा। पेशेंट को आप बोलोगे कि यानी कि जो उसके जानने वाले हैं वो उनको भी सही तरह से पहचान नहीं पाएगा, उसका जो कॉन्शियस लेवल होगा वो ठीक नहीं होगा। इन्वेस्टिगेशन में हम इसके क्या करवा सकते हैं, मेनिंजाइटिस की लंबर पंक्चर करवा सकते हैं, एलपी यानी कि स्पाइनल कॉर्ड से हम क्या करेंगे, सीएसएफ फ्लूइड निकालेंगे, सीएसएफ फ्लूइड को आके हमने कल्चर करवाना है और उसमें हम देखेंगे डब्ल्यूबीसी कितने हैं, प्रोटीन्स कितने हैं, शुगर कितनी है, ये वो सारी चीज़ें हम उसकी लैब्स करवाएंगे, ठीक है। उसके अलावा ब्लड कल्चर करवा सकते हैं, ठीक है, ब्लड सीपी करवा सकते हैं। उसके अलावा कोगुलेशन स्क्रीन एंड फिर ब्रेन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट एनालिसिस, कोगुलेशन की हम स्क्रीनिंग करवा सकते हैं, ठीक है। फिर ब्रेन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट, अगर तो यानी कि अगर किसी जगह पे क्लॉटिंग हुई हो और क्लॉटिंग बाद में डिसॉल्व हो जाए तो उससे हमें क्या, डीआईसी जिसको हम बोलते हैं, डिसेमिनेटेड इंट्रामस्कुलर कोगुलेशन, उस पर हमें क्या मिलते हैं, फाइब्रिन डिग्रेड प्रोडक्ट एनालिसिस, यानी कि फाइब्रिन डिग्रेड प्रोडक्ट्स हमें मिलेंगे। फाइब्रिन को ब्रेक डाउन होने के बाद जो प्रोडक्ट्स बनती हैं वो हमें मिलती हैं, ठीक है। सीरम यूरिया करवा सकते हैं, क्रिएटिनिन एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, एक्सरे चेस्ट करवा सकते हैं, सिटी स्कैन ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड हम करवा सकते हैं। मैनेजमेंट में हमने इसके क्या करना है, बेड रेस्ट करवानी है, आईवी फ्लूइड्स देंगे, एयरवे पेटेंसी चेक करनी है, पेशेंट का एयरवे पेटेंट है या नहीं है, ठीक है। इनिशियल एंटी माइक्रोबियल थेरेपी हम देंगे, डिपेंड करता है, वैसे यूजुअली ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स स्टार्ट पे देते हैं, उसके बाद जब कल्चर वगैरह की रिपोर्ट आ जाती है अकॉर्डिंगली हम मैनेज करते हैं। एडजक्टिव थेरेपी देंगे, ठीक है। उसके बाद प्रोफाइलैक्सिस देंगे, प्रोफाइलैक्सिस के लिए हम एंटीबायोटिक्स देंगे कि स्पेसिफिक बैक्टीरिया जो कि मेनिंजाइटिस कॉज करवा, यानी कि अभी प्रोफाइलैक्सिस उस वक्त होता है कि अभी डिजीज नहीं हुई, डिजीज से बचने के लिए हम स्पेसिफिक एंटीबायोटिक्स देते हैं, उसको प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक्स, ठीक है। वायरल मेनिंजाइटिस, बैक्टीरिया के बाद अब वायरस की बात करते हैं कि कौन कौन से वायरसेस हैं जो कि मेनिंजाइटिस कॉज करवा सकते हैं। एंटेरोवायरसेस जो कि इन्फ्लुएंजा, मम्प्स, हर्पेस सिम्प्लेक्स,
वेरिसिला जोस्टर, एप्सिन बार वायरस EBV, HIV, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ठीक है, इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, लिम्फोसाइटिक कोरियोमेनिंजाइटिस। ये कुछ वायरसेस हैं जो कि मेनिंजाइटिस काज करवा सकते हैं। आपको पहले वाले इंटेरो वायरस, इन्फ्लुएंजा, मम्प्स, हर्पीज, वेरिसिला जोस्टर, EBV, ठीक है, ये वाले अच्छे तरीके से पता होने चाहिए कि ये वाले वायरसेस होते हैं। HIV, प्रोटोजोआ एंड अदर पैरासाइट्स, कौन से टोक्सोप्लाज्मा काज करवा सकता है मेनिंजाइटिस, अमीबा करवा सकता है, एंटमीबा हिस्टोलाइटिका, ठीक है, सिस्टिस सर्कस, ये वाला जो एक प्रोटोजोआ पैरासाइट है ये करवा सकता है। कौन कौन सी फंगस है जो कि मेनिंजाइटिस काज करवा सकती है? क्रिप्टोकोकस, नियोफॉर्मेंस, कैंडिडा, हिस्टोप्लाज्मा, ब्लास्टोमाइसिस, कोकाइडियोसिस, ब्रुसिला, उसके बाद स्पोरोथ्रिक्स। जो मेनिंजाइटिस फंगाई की वजह से होगी ये हमेशा किन लोगों में होगी? इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स के ऊपर। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स के अंदर फंगस की वजह से मेनिंजाइटिस हो सकती है। नॉर्मली हमारे जिस्म के अंदर फंगस की आपको इन्फेक्शन नहीं मिलेगी, स्पेशली मेनिंजाइटिस, ठीक है। ये डेंड्रफ वगैरह तो मिल जाती है ना। दूसरी मेनिंजाइटिस और जो सिस्टेमिक इन्फेक्शंस हैं वो उसी वक्त मिलती हैं जिस वक्त पेशेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होगा। न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन में कॉन्शियस लेवल चेक करेंगे, पेशेंट का कॉन्शियस लेवल क्या है, ठीक है। हायर मेंटल फंक्शन देखेंगे, मोटर सिस्टम, सेंसरी सिस्टम, क्रेनियल नर्व्स, एग्जामिनेशन ऑफ अनकॉन्शियस पेशेंट, और उसके अलावा जो अनकॉन्शियस पेशेंट होंगे उनका डिटेल एग्जामिनेशन करेंगे। कॉन्शियस लेवल हम किस तरह चेक करते हैं? ग्लासको कोमा स्केल, ठीक है। ग्लासको कोमा स्केल के थ्रू हम कॉन्शियस लेवल चेक करेंगे। आई ओपनिंग रिस्पॉन्स हम देखेंगे, इसके टोटल 4 पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। 4 पॉइंट्स में से आई ओपन स्पॉन्टेनियसली, यानी कि खुद ब खुद आईज ओपन कर रहा है, दैट मींस 4 पॉइंट्स, ठीक है। उसके बाद आई ओपन टू द वर्बल कमांड, स्पीच और शाउट, अगर उसे आवाज दे के शाउट करके या उसका नाम लेके पुकार रहे हैं और उस वक्त वो आंखें खोले तो उसको हम 3 पॉइंट्स देंगे, ठीक है। आई ओपन टू द पेनफुल स्टिमुलस, ठीक है, जब उसको हम पेनफुल स्टिमुलस दें, यानी कि नीडल वगैरह प्रिक करें या चुटकी काटें, ठीक है, उस वक्त अगर वो अपनी आंखें खोले उसको हम 2 पॉइंट्स देंगे। नो आई ओपनिंग, अगर इवन आफ्टर पेनफुल स्टिमुलस वो अपनी आंखें ना खोले उसको हम 1 पॉइंट देंगे। 0 पॉइंट इसमें नहीं होगा, ठीक है, उसको हम कितना देंगे? 1 पॉइंट। वर्बल रिस्पॉन्स, वर्बल में टोटल 5 पॉइंट होते हैं। वेल ओरिएंटेड, ठीक है, सही बातें कर रहा है, कोई ऐसा मसला नहीं है, तो उसको 5 पॉइंट देंगे। कंफ्यूज कन्वर्सेशन, थोड़ा बहुत कंफ्यूज है बट एबल टू आंसर द क्वेश्चन, लेकिन आपके क्वेश्चन का आंसर दे रहा है तो उसको 4 पॉइंट्स देंगे। इनअप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स, उसका जो रिस्पॉन्स है वो ठीक नहीं है लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ बता रहा है तो उसको 3 पॉइंट देंगे। इनकम्प्रीहेंसिव साउंड, वो कुछ बोल रहा है लेकिन उसकी कोई सेंस नहीं बन रही, कुछ या इस तरह कुछ भी बोल रहा है, ठीक है, जिसकी कुछ सेंस नहीं बन रही, इनकम्प्रीहेंसिव है, जिसको आप समझ नहीं पा रहे हैं तो उसको हम 2 पॉइंट्स देंगे। इनअप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स, यानी कि जो बोल रहा है एटलीस्ट आपको समझ आ रही है, उस इधर उधर की मार रहा है, कुछ ना कुछ बोल रहा है, आपको उसकी बातों की समझ आ रही है कि ये बात मैं इससे कर नहीं रहा लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी बात कर रहा है जिसकी आप समझ सकते हैं। अगर कुछ ऐसा बोल रहा है जिस तरह बच्चे बातें करते हैं लेकिन हमें उनकी समझ नहीं आ रही थी, उसको इनकम्प्रीहेंसिव बोलते हैं, इनकम्प्रीहेंसिबल साउंड और स्पीच, उसको हम 2 पॉइंट देंगे। नो वर्बल रिस्पॉन्स, अगर कोई वर्बल रिस्पॉन्स ना हो उसको हम 1 पॉइंट देंगे। उसके बाद करते हैं मोटर रिस्पॉन्स, टोटल इसके 6 पॉइंट्स होते हैं। ओबेज कमांड फॉर मूवमेंट, अगर हम उसे कहें कि अपना हाथ उठाओ और वो अपना हाथ उठाए उसे 6 पॉइंट देंगे, ठीक है, यानी कि हमारी कमांड को वो ओबे कर रहा हो, जिस तरह हम कहें उस तरह वो करे, उसको हम 6 पॉइंट देंगे। पर्पसफुल मूवमेंट टू द पेनफुल स्टिमुलाई, अगर हम उसे पेनफुल स्टिमुलाई दें और वो पर्पसफुल उसी तरह की जिस तरह का पर्पस हो उसी तरह की मूवमेंट करे तो उसको हम 5 पॉइंट देंगे। विथड्रॉ फ्रॉम द पेन, अगर हम उसके हाथ पे कोई पेनफुल स्टिमुलस दें और वो अपने हाथ को खींच ले तो उसको 4 पॉइंट देंगे। एबनॉर्मल फ्लेक्शन,
ठीक है। अगर वो उसको स्टिमुलस दें और वो अपने जो लिम्स हैं उनको फ्लेक्स करें, ठीक है, उसको 3 पॉइंट्स देंगे। अगर स्टिमुलस देने से क्या करे, वो लिम्स को एक्सटेंड करना स्टार्ट कर दे, तो उसको 2 पॉइंट्स देंगे। नो मोटर रिस्पॉन्स, कोई भी मूवमेंट ना करे इवन आफ्टर पेनफुल स्टिमुलस, 1 पॉइंट देंगे, ठीक है। तो इन पॉइंट्स को आपने टोटल काउंट कर लेना है कि कितने पॉइंट्स बने हैं। फॉर एग्जांपल इसमें से कोई एक आपने चूज किया होगा कि आंखें खोल रहा है या नहीं खोल रहा, उसके मुताबिक आपने पॉइंट इधर से सारे टोटल करने हैं। तो अभी आपको पता होना चाहिए कि माइनर ब्रेन इंजरी है, मॉडरेट है या सीवियर है। कैसे पता चलेगा? माइनर ब्रेन इंजरी 13 to 15 पॉइंट्स, टोटल 13 से 15 पॉइंट्स होंगे अगर माइनर ब्रेन इंजरी होगा, ठीक है। मॉडरेट ब्रेन इंजरी 9 to 12 पॉइंट्स। अगर जो पॉइंट्स आपने काउंट किए हैं, टोटल पॉइंट्स 9 to 12 बन रहे हैं, दैट मींस मॉडरेट ब्रेन इंजरी। सीवियर ब्रेन इंजरी 3 to 8 पॉइंट्स, दैट मींस पेशेंट इज इन कोमा, ठीक है। ये कौन सा सीवियर ब्रेन इंजरी, इसमें पेशेंट होश में नहीं होगा, कोमाटोज होगा। सर ये स्केल याद करना है? जी ऑफ कोर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास का कोमा स्केल आपको आना चाहिए। उसके बाद कॉग्निटिव स्किल, मेमोरी, अटेंशन, प्रोसेसिंग रेट, सीक्वेंसिंग, हायर मेंटल फंक्शन की कॉग्निटिव स्किल है, ठीक है। मेमोरी में आगे 2 तरह की मेमोरी आ जाती है, रीसेंट मेमोरी एंड रिमोट मेमोरी। रीसेंट मेमोरी का आप अगर उसे कहें कि आप उसे फॉर एग्जांपल कोई सीक्वेंस एक बता दें कि आपने 10, 9, 8 इस तरह आपने बैकवर्ड आपने जो काउंटिंग है वो आपने सुनाई नहीं है, और उसके अलावा आप उसे बता दो कि कोई नाम बता दो, कोई जगह का नाम बता दो कि मैं आपसे 5 मिनट बाद ये पूछूंगा, ठीक है। 5 मिनट बाद आप उससे पूछेंगे हाँ जी मैंने आपको क्या बताया था। अगर वो ठीक बता दे दैट मीन्स उसकी रिसेंट मेमोरी जो है वो ठीक है। और अगर वो जो आपने उससे कहा है कि ये जो काउंटिंग है उल्टी काउंटिंग सुना दो थोड़ी, वो भी ठीक सुना, दैट मीन्स उसकी रिसेंट मेमोरी इंटैक्ट है, ठीक है। रिमोट मेमोरी आप उससे पूछ लो कि पाकिस्तान कब बना था, वो आपको बताए कि 1947 में बनाया, दैट मीन्स उसकी रिमोट मेमोरी इंटैक्ट है। उसकी बर्थडे पूछ लें, ठीक है। उसने मैट्रिक कब पास किया था, ठीक है। उसने 5th क्लास कब पास की थी, दैट मीन्स अगर वो आंसर करे दैट मीन्स उसकी रिमोट मेमोरी इंटैक्ट है। अगर वो आंसर ना कर सके, फॉर एग्जांपल जो बड़ी बड़ी चीजें हैं वो आपने पूछनी, ये नहीं है कि कोई डिफिकल्ट रिमोट मेमोरी में से कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान कब बना था, ठीक है। ये इस तरह की जो चीजें हैं वो आप उससे पूछेंगे तो वो आपको बताएगा, उस दैट मीन्स उसकी रिमोट मेमोरी इंटैक्ट है या नहीं है, इससे आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, अगर कोई फॉर एग्जांपल जिस तरह मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, आप उससे उस टॉपिक में रीजनिंग कर सकते हैं, क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा प्रॉब्लम वगैरह जो आपको पेश है उसको सोल्व कर सकते हैं, दैट मीन्स आपका ये वाला जो फंक्शन है ये भी इंटैक्ट है। उसके अलावा इमोशनल स्टेट, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, एक्साइटमेंट, मूवमेंट्स, ये भी आपके एक ऑर्डर में होने चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर खुशी का टाइम है तो उस टाइम पे खुश होना चाहिए, गमी के टाइम पे आपको कि दुखी होना चाहिए। ये नहीं है कि किसी की डेथ होगी और आप घबरा डालना स्टार्ट कर दें, ठीक है। ये स्पेसिफिक ऑर्डर में होनी चाहिए। उसके बाद अपीयरेंस, एसिमेट्री और डिफॉर्मिटी, ठीक है। देखने में कोई डिफॉर्मिटी तो नहीं है, कोई एसिमेट्री तो नहीं है। मसल वेस्टिंग, सिमेट्रिकल मींस दोनों साइड से जो बॉडी है वो एक जैसी नजर आ रही हो। एसिमेट्रिक दैट मींस कोई एबनॉर्मेलिटी हो, एक साइड पे कुछ और तरह हो, दूसरी साइड पे कुछ और तरह हो, ठीक है। मसल वेस्टिंग अगर मसल्स की एट्रोफी हो रही हो, ठीक है। मसल हाइपरट्रोफी एंड फेसिकुलेशन, मसल का अगर जो साइज है वो इंक्रीज हो रहा हो, और उसके अलावा फेसिकुलेशन एबनॉर्मल कंट्रैक्शन, झटके लग रहे हो, ठीक है, उसको फेसिकुलेशन बोलते हैं। ये पैरालाइज्ड पेशेंट्स में होगा, ठीक है। एक स्पेसिफिक किस्म का जो पैरालिसिस है उसमें। टोन होता है पार्शियल स्टेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, पैसिव मूवमेंट्स हो सकती हैं, खुद ब खुद जो मूवमेंट्स हो रही हो, ठीक है। हाइपरटोनिया, अगर टोन इंक्रीज हो, नॉर्मल से ज्यादा आप उसको मूव करना चाहें तो अच्छा खासा रेजिस्टेंट, तो ठीक है।
हाइपोटोनिया जिसकी टोन कम हो, नॉर्मल से कम हो, ठीक है, आप उसको मूव करवाना चाहें, बहुत कम रेजिस्टेंस शो करे। क्लोनस झटके, ठीक है, या उसके जो लिम्स हैं या उसकी बॉडी है उसको झटके लग रहे हो तो उसको क्लोनस बोलते हैं। पावर की हम ग्रेडिंग किस तरह करेंगे? द ग्रेडिंग ऑफ द मसल पावर 0 हो सकता है, 0 से लेके 5 तक हो सकता है। 0 मीन्स कंप्लीट पैरालिसिस, ठीक है, उसको जिधर मर्जी मूव करवाओ वो मूव करे, ठीक है, कंप्लीट पैरालाइज्ड हो, उसको हम 0 ग्रेड देंगे। फ्लिकर और कॉन्ट्रैक्शन पॉसिबल, छोटी मोटी कोई कॉन्ट्रैक्शन हो तो उसको हम, यानी कि जिस तरह लाइट फ्लिकिंग करती है ना, झटका लगता है, उस तरह अगर छोटा मोटा कोई कॉन्ट्रैक्शन हो तो उसको हम पॉसिबल कॉन्ट्रैक्शन हो तो उसको 1 पॉइंट देंगे। मूवमेंट पॉसिबल इफ ग्रेविटी एलिमिनेटेड, अगर ग्रेविटी को एलिमिनेट किया जाए तो उसमें थोड़ी बहुत मूवमेंट पॉसिबल हो तो उसको हम 2 पॉइंट्स देंगे, ठीक है। मूवमेंट अगेंस्ट ग्रेविटी बट नॉट रेजिस्टेंस, यानी कि उसके अगेंस्ट ग्रेविटी वो अपने लिम्स को उठा सके, अगर हम उसे थोड़ा सा रोकना चाहें तो वो उससे आगे ना जा सके, ठीक है, थोड़ी सी अपने हाथ से उसके मूवमेंट को रेजिस्ट करें तो वो उससे आगे ना जा सके, दैट मीन्स मूवमेंट अगेंस्ट ग्रेविटी इज सर पॉसिबल बट नॉट अगेंस्ट द रेजिस्टेंस, उसको 3 पॉइंट्स देंगे। जी जी, सर इसमें हार्ट मसल्स भी इन्वॉल्व होते हैं? हार्ट मसल्स जी, नहीं, हम उनकी भी कौन? वॉलंटरी मसल्स की बात कर रहे हैं। ओके। ना तो इसमें स्मूथ मसल्स हैं ना ही दूसरे कार्डियक मसल्स हैं, ठीक है, ये हम स्केलेटल मसल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर कार्डियक मसल्स अपना काम नहीं कर रहे होंगे दैट मीन्स पर्सन इज डेड, ठीक है, अगर हार्ट अपना काम ही नहीं कर रहा दैट मीन्स पर्सन इज डेड, फिर उसकी ये मसल पावर ग्रेडिंग करने का मकसद ही कोई नहीं है। समझ आ रही है ना बात? यस सर। उसके बाद मूवमेंट पॉसिबल अगेंस्ट सम रेजिस्टेंस, अगर वो अगेंस्ट द ग्रेविटी मूवमेंट कर रहा है और थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस को भी बर्दाश्त कर रहा है, उसको हम 4 मार्क्स देंगे, ठीक है, 4 ग्रेड देंगे। पावर नॉर्मल, इट इज नॉट नॉर्मली पॉसिबल टू ओवरकम अ नॉर्मल अडल्ट्स पावर, यानी कि अगर हम उसको नॉर्मली जितनी पावर हो सकती है उसी हिसाब से, यानी कि एक बॉडी बिल्डर है और एक वीक सा बंदा है, वो उसी तरह अकॉर्डिंग टू उसकी सिचुएशन उतनी ही ग्रेविटी उतनी ही रेजिस्टेंस आगे से हमने प्रोवाइड करनी है और उस रेजिस्टेंस को आगे से वो विड्रॉ भी कर रहा हो, उस रेजिस्टेंस के ओवरकम कर रहा हो, उस रेजिस्टेंस के अगेंस्ट मूवमेंट कर रहा हो तो हम उसे 5 मार्क्स देंगे, ठीक है, 5 ग्रेड्स देंगे। इससे हम क्या कर सकते हैं? द ग्रेडिंग ऑफ द मसल पावर, हम मसल पावर की ग्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ग्रेडिंग ऑफ द मसल रिफ्लेक्सेस, मसल्स के रिफ्लेक्सेस की हम ग्रेडिंग कैसे करते हैं? हाइपर एक्टिव विद क्लोनस, उसको हम 4 ग्रेड देंगे, ठीक है, हाइपर एक्टिव है और उसके अलावा विद क्लोनस, और उसके अलावा क्या है? झटके लग रहे हैं। उसके बाद हाइपर एक्टिव विदाउट क्लोनस, अगर झटके ना हो, हाइपर एक्टिव हो लेकिन झटके ना हो तो उसको 3 देंगे। नॉर्मली जिस तरह मसल पावर होती है उसी तरह की हो, ठीक है। जब आप कुछ पेशेंट्स कुछ लोगों के चेक करेंगे तो आपको नॉर्मल में और एबनॉर्मल में डिफरेंस करना आ जाएगा, ठीक है। नॉर्मल की कितनी पावर होती है और उसको किस तरह चेक किया जाता है, एबनॉर्मल किस तरह होता है, हाइपर एक्टिव किस तरह होगा, वो आपको नजर आ जाएगा, ठीक है। डिमिनिश्ड रिफ्लेक्सेस, रिफ्लेक्सेस अगर कम हो गए हो, ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे? वन ग्रेड देंगे, ठीक है। उसके अलावा कोई रिफ्लेक्सेस ना हो, ठीक है, तो उसको हम 0 ग्रेड देंगे। कोऑर्डिनेशन, फिंगर नोज टेस्ट, 1 मिनट।